वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट सेशन। तो ये हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद सेलेक्ट कीजिए और फिर आंसर चेक कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट है द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड बाय एम.एन. रॉय फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, अब देखो जो जिसने नहीं पढ़ा है वो क्या सोचेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम पुट किया था, बट ऐसा नहीं है। एम.एन. रॉय ने पुट किया था। एम.एन. रॉय ने ये पुट किया था 1934 में। ठीक है, और फिर जो 1935 वाला सेशन था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला था। तो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में। ठीक है, तो बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। आइडिया पहले एम.एन. रॉय ने दिया था और फॉर्मुलेट कब हुआ था? अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड बताना है हमें। पहला स्टेटमेंट देखो, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पायनियर्ड इन द राइटिंग्स ऑफ अरबिंदो घोष। तो ये भी ऊपर देख के आए हम लोग कि एम.एन. रॉय ने बोला था, अरबिंदो घोष ने नहीं। ठीक है, और अरबिंदो घोष का वैसे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कोई लिंक नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन क्रिप्स मिशन। ठीक है, देखो क्रिप्स मिशन जो था उसमें ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी जाएगी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब खत्म हो जाएगा उसके बाद, यानी पोस्ट 1942। तो जो फर्स्ट डिमांड जो एक्सेप्ट हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाली, वो हुई थी 1940 अगस्त ऑफर में। ठीक है, अगस्त ऑफर में फर्स्ट टाइम जो है वो डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी, नॉट इन दी क्रिप्स मिशन। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following provisions was not recommended by the Cabinet Mission Plan for the formulation of Constituent Assembly? Cabinet Mission Plan जो आया था, जो हम ऊपर अभी पढ़ के आए हैं, उसके अंदर इनमें से कौन सा जो प्रोविजन है वो नहीं रिकमेंड किया गया था। ठीक है, तो बारी बारी से करते हैं। ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। ये तो आज भी है, हर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है लोकसभा वगैरह की, उसमें प्रोपोर्शन पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड देखो, सीट्स एलोकेटेड टू ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड अमंग मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही था, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन वॉज टू बी बेस्ड ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट। ये भी कहीं ना कहीं ठीक है, ये भी था। फोर्थ देखो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय वाइस रॉय। जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको वाइस रॉय क्यों इलेक्ट करेगा? रूलर क्या करेगा फिर? ठीक है, तो अगर नॉमिनेशन की बात आएगी तो वो रूलर करता है, समझ आ गई। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है वहाँ करता तो समझ आता। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो रिप्रेजेंटेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका हम आंसर देखते हैं। सबसे पहला, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग पारसीज एंड इंडियन क्रिश्चियंस। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट और बिल्कुल करेक्ट है, सारे सेक्शंस इंक्लूडेड थे इसमें। ठीक है, पारसीज भी थे, इंडियन क्रिश्चियंस भी थे, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वॉज इंक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रिंसली स्टेट्स पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन टू फिल 93 सीट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये स्टेटमेंट गलत है, ये सीट्स खाली गई थी, एकदम वैकेंट गई थी, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया था पार्टिसिपेट करने से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी ठीक है, महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर, और जिन्ना ने भी मेंबर बनने से वो मना कर दिया था। तो जिन्ना तो बाद में पार्टीशन हो गया था, तो उस हिसाब से वो अपने आप ही अलग हो गए, बट जो महात्मा गांधी है उन्होंने अपने आप को पॉलिटिक्स से डिसएसोशिएट रखा था। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नाम दिए गए हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कमेटीज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी 8 कुछ कमेटीज है, और इन सब में जो जो मेंबर था तो इंपॉर्टेंट, मतलब इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो ड्राफ्टिंग है उसमें देखो B.R. अम्बेडकर जी तो थे। ठीक है, ये फॉर श्योर है, B.R. अम्बेडकर जी थे, मुंशी जी भी थे, और गोपाल स्वामी अयंगर भी थे। तो ये तीनों जने थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी 3। ठीक है, इनके अलावा और कौन कौन थे? 7 मेंबर थे। ठीक है, देखो अयंगर, गोपाल स्वामी, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी। अब जो बाकी जो थे वो थे, एक तो कृष्ण स्वामी अय्यर,
और सैयद मोहम्मद एंड टी कृष्णमाचारी, देखो 3 तो कृष्ण जी के नेम है, गोपाल स्वामी, कृष्णमाचारी और ये कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। एक अंबेडकर जी 4, फिर के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एक हाँ माधव राव, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना, 4 तो कृष्ण जी के नाम है, माधव, कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी और कृष्णमाचारी 4, 5वें अंबेडकर जी, 6th मुंशी जी और 7th सैयद मोहम्मद, ठीक है। तो इस हिसाब से आप याद रखना कि 7 मेंबर्स थे, कितने 7 मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। नेक्स्ट देखो, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर ओनली 2 लिस्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट यूनियन एंड स्टेट। अब आप बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट भी बताया था उन्होंने, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड देखो, द यूनियन हैड कंट्रोल ओवर मिनरल्स एंड की इंडस्ट्रीज, करेक्ट स्टेटमेंट है। द स्टेट्स वर अलाउड टू लेवी एंड कलेक्ट सर्टेन टैक्सेस सच एज टैक्स ऑन बॉटल लिकर। आज भी ऐसे ही होता है, जो लिकर है उस पर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा हाई है और कुछ स्टेट्स में लिकर बैन भी है, तो ये स्टेट्स कंट्रोल के अंडर में आता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो गया सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, देखो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एलिफेंट, ठीक है। ये बहुत ही फैक्चुअल है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है, एलिफेंट वॉज द सिंबल। सेकंड देखो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन इन इटैलिक स्टाइल, ये भी करेक्ट है, इटैलिक स्टाइल, कैलीग्राफी, सारी चीज़ें यूज़ हुई थी उसमें, तो सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। थर्ड देखो, कैलीग्राफी आ जाए तो भी करेक्ट होगा, आगे बात समझ में। उसके बाद में B.R. अम्बेडकर वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। B.R. अम्बेडकर जी जो थे वो चीफ ड्राफ्ट्समैन नहीं थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप अच्छे से करना, क्योंकि देखो अपन ऐसे सोचेंगे कि सारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेस B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा है तो यही करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है, पर ये बिल्कुल गलत है। B.R. अम्बेडकर जी जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो हम ऊपर देख के आए थे, ठीक है। जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे वो कौन थे? मुखर्जी। तो जो चीफ ड्राफ्ट्समैन है वो कौन है? मुखर्जी। और जो अम्बेडकर जी थे वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन, ठीक है। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे वो B.R. अम्बेडकर जी, और चीफ ड्राफ्ट्समैन जो है वो है मुखर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पेपर में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसको बिना सोचे आप टिक करोगे कि हाँ B.R. अम्बेडकर जी है वही चीफ ड्राफ्ट्समैन होंगे, बट ये गलत है, ठीक है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा हो गया रॉन्ग। फोर्थ देखते हैं, H.B.R. अयंगर वॉज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारे कितने स्टेटमेंट करेक्ट होंगे? 3, तो ओनली 3 आर दी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली टुक प्लेस बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है, पता ही होगा सबको, 9 दिसंबर 1946, बहुत ही बेसिक है ये तो। सेकेंड देखो, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली वॉज इट्स ओल्डेस्ट मेंबर बाय फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रिवेलेंट इन फ्रांस, ठीक है। तो सचिदानंद सिन्हा जी जो थे उनको फर्स्ट बनाया था इसका प्रेसिडेंट असेंबली का, क्योंकि वो ओल्डेस्ट मेंबर थे और फ्रांस में ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। तो ये हमारा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, देखो आ गया ना सचिदानंद सिन्हा का नाम, तो यहाँ पे पूछेंगे, Dr. Sachidanand Sinha was the provincial president of the Constituent Assembly when it met for the first time. अब ये पढ़ के आए हम लोग, करेक्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the president of Constituent Assembly on 11 December 1946, सक्सेडिंग डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट इलेक्टेड बने थे, उनको तो सचिदानंद सिन्हा जी जो थे इनको बना दिया गया था कि अभी ओल्डेस्ट मेंबर आप बन जाओ, इलेक्शन करवाने का भी टाइम नहीं है, तो फर्स्ट मीटिंग में इनको बना दिया गया था। जो सेकंड मीटिंग हुई थी, यानी 11 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी हमारी, सेकंड जो 11 दिसंबर को जो मीटिंग हुई है उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट कर दिया गया था, यानी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के बाद में। तो इसमें क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, और स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, ये दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसमें अगर ये होता कि ही वॉज द मेंबर, क्योंकि फ्रेंच प्रैक्टिस है कि ओल्डेस्ट मेंबर को बनाना है, तो वो एक्सप्लेनेशन होता, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये अलग बात लिखी हुई है, तो मतलब इसका आगे का लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10th देखते हैं, रेटिफिकेशन, इसमें क्या पूछा है इन्होंने, हाउ मेनी ऑफ द अबव फंक्शन वर परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इनमें से कौन से फंक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने परफॉर्म किए हैं? सबसे पहला है रेटिफिकेशन ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ,
ठीक है, सबको पता होगा कि जो ये कॉमनवेल्थ वाली है ये इन्होंने की थी 1949 में, तो उस टाइम इलेक्शन नहीं हो रखे थे, तो ये भी करेक्ट है। अडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग ये हुआ था 22 जुलाई 1947 में, यानी आज़ादी से भी पहले। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किया था, असेंबली तो पहले बन गई थी। नेशनल एंथम भी 24 जन को, नेशनल एंथम ये डेट्स याद रखना, क्रोनोलॉजी वाइज पूछ लेंगे। 24 जनवरी 1950 नेशनल एंथम। सॉन्ग भी सेम ही डे था, सॉन्ग भी सेम डे लिया था। एक सेकेंड, सॉन्ग और एंथम 24 जनवरी को था, और जो 22 जुलाई है इस दिन फ्लैग था, ठीक है, 22 जुलाई को फ्लैग। अब इसको ऐसे याद रखना कि आज़ादी से पहले फ्लैग फाइनलाइज कर दिया था, क्योंकि अगस्त में हमको अनफोल्ड करना था हमारा फ्लैग 15 अगस्त को, तो 22 जुलाई को ही कर दिया था। इसको ऐसे याद रख लेना, ठीक है, कि फ्लैग पहले कर दिया था आज़ादी से। और जो सॉन्ग और एंथम है वो 24 जन को किया था, 24 जन को सॉन्ग और एंथम दोनों 1950 में, ठीक है। तो हमारा ये भी उसी ने किया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। इलेक्शन फॉर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी, उनको बनाया था, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किया था। तो हमारे ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें हमें पूछा है कुछ पेयर्स बताए हैं यूनियन कमेटी। देखो मैंने बोला था ना कमेटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके चेयरमैन है। सबसे पहले तो ड्राफ्टिंग कमेटी B.R. अम्बेडकर जी, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में हम देखेंगे स्टेट फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। तो आप ये बताओ कि फाइनेंस और स्टाफ जो कमेटी है वो राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी, ये भी करेक्ट है। एक सेकेंड, तो ये भी राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी, फाइनेंस और स्टाफ वाली। उसके बाद में हमारे पास है स्टेट्स कमेटी। तो स्टेट्स की जो कमेटी है यहाँ पे ये आपको फंसा रहा है। स्टेट्स कमेटी आप ऐसे सोचो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा रोल था यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में, बट ये नहीं है। स्टेट्स कमेटी के जो हेड है वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो हेड थे वो भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी दोनों नेहरू जी हैं, ठीक है, तो पटेल जी नहीं है इनमें से। तो हमारा स्टेटमेंट हमारे 3 पेयर्स करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल एंथम, ठीक है, इट वॉज कंपोज्ड ओरिजिनली इन बंगाली एंड अडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज नेशनल एंथम ऑन 26 जनवरी 1950। अभी मैं ऊपर आपको करके आया था अपन 24 जनवरी, पहली बात तो 26 जनवरी नहीं 24 जनवरी, तो ये यहाँ से गलत हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि नेशनल एंथम जो है वो बंगाली में लिखा गया था, हिंदी वर्जन में अडॉप्ट हुआ, बाकी सारी चीज़ें एकदम करेक्ट है। ये बस ये डेट वाला फ़र्क है, 24 जन को अडॉप्ट किया था, ठीक है, तो याद रखना। ये सॉन्ग भी सेम डे अडॉप्ट किया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास दूसरा, इट वॉज फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911 एट द कोलकाता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता सेशन में ये फर्स्ट टाइम बोला गया था, और इट वॉज अप्रोक्स 52 सेकेंड लॉन्ग, ठीक है। ये पूछ लेते हैं कभी कभार वनडे एग्जामिनेशन में, तो बताया मैंने सेकेंड्स वाला, बट ये ठीक है। फर्स्ट टाइम कब गाया ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता सेशन में। कोलकाता सेशन तो याद ही रहेगा क्योंकि बंगाली लैंग्वेज है, तो कोलकाता से रिलेट कर लेना आप। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल फ्लैग। आ गया ना क्वेश्चन, अभी मैं आपको याद करा था आज़ादी से पहले, यानी 22 जुलाई 1947, क्योंकि फिर अगस्त में तो फहराना है ना, तो नेशनल फ्लैग हमें पहले अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इट इज़ हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ इंडियन सेफ्रन एट द टॉप, मिडल वाइट और ग्रीन लास्ट में है, ये तो सबको पता ही है। रेशियो क्या है 3:2:1, ये गलत स्टेटमेंट है, इतना थोड़ी फासला होता है रेशियो में, 3:2 इक्वल है ना वो तीनों जो है वो रेशियो में, तो ये आप यहाँ से गलत कर लेना। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 2:3, ठीक है, कि जो रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द फ्लैग ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स ब्रेथ इज 2:3। हाँ, लेंथ कम है ब्रेथ ज़्यादा, ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद में एक सेकेंड रुकना, तो ये वाला इक्वल होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में है तीनों। दूसरी चीज़ ये विड्थ वाला ठीक है, लेंथ और ब्रेथ वाला। उसके बाद में द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947। उस दिन थोड़ी अडॉप्ट किया गया था, इट्स डिज़ाइन, ये गलत है। तो हमारा स्टेटमेंट कितने इनकरेक्ट बताना है ना, तो 2 इनकरेक्ट है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
14th statement about enforcement of the constitution. All the provision of the constitution came into force on 26 November 1949. नहीं, सारे provisions नहीं आए थे, कुछ provisions आए थे, और ये constitution day की तरह भी मनाते हैं हम लोग 26 नवंबर। और तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। 26 जनवरी was specifically chosen as the date of the commencement of the constitution because it marked the celebration of पूर्ण स्वराज डे in 1930। ठीक है, ये वजह बिल्कुल ठीक है, पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट करने के लिए जो 1930 में उसी के लिए स्पेसिफिकली हमने 26 जन चूज़ की थी। और उस टाइम कौन सी रिवर एसोसिएटेड थी इसके साथ? रावी रिवर। ठीक है, तो हमारा 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज इलेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। राजेंद्र प्रसाद जी, पढ़ के आए हम लोग अभी ऊपर, तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, द चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये मानना पड़ेगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, उनका बहुत बड़ा रोल था नेगोशिएशन में। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत जोर दे रही है इसको सेलिब्रेट करने पे, तो इनसे रिलेटेड आप थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर पॉइंट यहाँ ये है कि जो चेयरमैन था कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद द स्टेट्स, ये नेहरू जी थे। ठीक है, इसके जो चेयरमैन थे वो नेहरू जी थे, पटेल जी नहीं थे। तो यहाँ ये आपको फंसाएगा और आपको काफ़ी नुकसान करा देगा ये, तो इस चीज़ पे बहुत बहुत फोकस करना आप। नेक्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सेकेंड लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। नहीं भाई, फर्स्ट लेंथीएस्ट है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, सबसे लंबा जो लिखा हुआ है वो हमारा ही है। ठीक है, लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे 2 गलत हो गए, एक सही है अभी तक। तो नेक्स्ट देखो, द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 टू अ लार्ज एक्सटेंट। हाँ, ज़्यादातर हमने कॉपी मारा है 1935 एक्ट का, ऑलमोस्ट रेप्लिका लिया है वहाँ से, तो वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर क्या है? ठीक है, रूल ऑफ लॉ यानी लॉ में लिख दिया, उसका रूल चल रहा है। ठीक है, किसी इंसान का नहीं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, लॉ का रूल। ठीक है, तो लॉ का रूल आ रहा है तो क्या हो रहा है? लिमिटेशन ऑफ पावर हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है, लॉ में लिख दिया कैसे करना है, अमेंडमेंट इस मेजोरिटी से होगा तो वैसे होता है, तो लिमिटेशन है पावर की। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो पता ही है सभी को। उसके बाद में पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, नहीं, इट्स गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल। उल्टा लिख दिया इन्होंने कि जो लॉ में लिखा है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फॉलो करना, नॉट द पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, ये भी लॉ में लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 1, 2 एंड 4 यानी ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, with reference to Indian polity, consider the following statement. The original constitution contained only fundamental rights and not the duties. Correct statement है, fundamental duties नहीं थे, ये इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में आए थे। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। द frameworks of the constitution included a duty of the state in the form of directive principle of state policy within the constitution। ये भी करेक्ट है, जो स्टेट की ड्यूटी है वो DPSP में डाली थी क्योंकि उस वक्त इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थे हमारी कंट्री के पास कि जितने भी प्रोविजंस हैं उन सबको हम फुलफिल कर पाएँ। तो कुछ जो डायरेक्टिव्स है वो यहाँ लिख दिए गए थे कि जब इकोनॉमिक कंडीशन हमारी इतनी अच्छी हो जाएगी तब हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे, और हम कर भी रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो हमारा ये भी करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पर्सन है और उनसे एसोसिएटेड जो है वो बताना है। ठीक है, तो CH भाभा सबसे पहला जो है पेयर 1। देखो बाबा जी है जो उनसे आप मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, आप बोलोगे कि हाँ वही, ही वॉज ओनली एसोसिएटेड विद साइंटिफिक रिसर्च, बट ही वॉज एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ओके, ही वॉज एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। साइंटिफिक रिसर्च से नेहरू जी, अब नो कमेंट्स ऑन इट, बट हाँ साइंटिफिक रिसर्च नेहरू जी, स्टेट्स की यूनिफिकेशन में नेहरू जी, तो इसको थोड़ा ऐसे याद रखना कि उनका थोड़ा चल रहा था, दबदबा था, तो वो इसमें थे, मतलब साइंटिफिक रिसर्च नेहरू जी, और बाबा जी कहाँ पे? कॉमर्स वाले में। ठीक है, उसके बाद में क्या है? APJ अब्दुल कलाम, अबुल कलाम आज़ाद, तो हाँ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे वो, तो हमारा ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। फिर है सरदार बलदेव सिंह, तो ये थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसको ऐसे याद रख देना, बल था उनके पास बहुत, इसलिए उनको डिफेंस का मिनिस्टर बनाया। इनके पास कलम थी इसलिए इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। तो ये दोनों करेक्ट है, तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। ओके, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd चैप्टर करेंगे।